एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हाँ, दिल में धक धक तो हो रही होगी ना, है ना। एग्जाम को जो देने जाना है आप लोगों को, है ना। अरे बाप रे, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। आप लोगों से ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है कि क्या करोगे एग्ज़ाम में। इतना पढ़ाया लिखाया है, इतनी मेहनत करी है कि कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, इस टाइम एग्ज़ाम देने यस आप लोग जाओगे, बट दिमाग में मेरे चलता रहेगा कि हे भगवान, ये बच्चे क्या कर रहे होंगे, हे भगवान ये बच्चे क्या कर रहे होंगे, हे प्रभु क्या ये सही आंसर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। बस यही चल रहा है मेरे दिमाग में अभी। तो यस, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी करो, जो भी लिखो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखना, अच्छे से लिखना, ठीक है। एंड यस, चलो शुरुआत कर देते हैं क्लास की। लेकिन शुरुआत कहाँ से करूँगी? चैनल के साथ, जिसके साथ आप पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं, है ना। एंड यस, बहुत सारी यादें भी हैं चैनल के साथ, आप लोगों के साथ, हमारे साथ। तो चलो चैनल देख लेते हैं एक बार सुबह सुबह कि भाई डाउटनेट क्लास 12th हिंदी मीडियम हमारा चैनल है, छोटा सा परिवार है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर मैं क्लासेस दिखाती हूँ तो ये क्लास हुई थी हमारी मैराथन वाली क्लास, ठीक है। ये हमारी मैराथन वाली क्लास हुई थी जहाँ पे हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, तो इसको मिस बिल्कुल नहीं करना था, ठीक है। आई होप ये क्लास आप लोगों ने देखी होगी कल। तो अगर जिस बच्चे ने ये क्लास देखी है कल, तो उसको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड उसके लिए ये क्लास एकदम कहते हैं ना वरदान साबित हुई होगी, जो कल क्लास हुई थी हमारी ये वाली। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि हाँ ये क्लास तुम लोगों ने ज्वाइन की थी या नहीं की थी। नहीं की थी कोई बात नहीं, जाने से पहले स्कूल अगर आपके पास टाइम है तो ये क्लास के क्वेश्चंस देख जाना, एक नज़र मार जाना, 2x पे देख लेना ये वाली क्लास, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये क्लास आपकी। ओके चलो ठीक है, आगे शुरुआत कर देते हैं अपनी क्लास की। क्लास की शुरुआत कर लेते हैं, चलिए। ओके तो ये हमारे प्री बोर्ड स्पेशल सीरीज चल रही थी, जहाँ पे हम लोगों ने चाहा कि आप लोग और कैसे बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, आप कैसे और बेहतर तरीके से नंबर अच्छे लेकर आ सकते हैं, अपना, अपने परिवार वालों का, हमारा नाम रोशन कर सकते हैं, है ना। जब देखो प्री बोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पहली चीज़ तो ये बोलूँगी मैं कि प्री बोर्ड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये प्री बोर्ड देने पहले तो सब लोग जाओ। क्यों? क्योंकि ये आपको ना फील कराएगा बोर्ड एग्जाम वाला कि अच्छा बोर्ड एग्जाम में बैठ के हमको कैसा लगता है। आई नो 10th क्लास में आप बोर्ड एग्जाम देकर आए हो, बट 10th क्लास में जो बोर्ड एग्जाम आपने दिया था वहाँ पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है बायोलॉजी तीनों कंबाइन था। बट अब यहाँ पे बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो ये तीनों सब्जेक्ट अपने अलग अलग है। वहाँ आपको अगर एक सब्जेक्ट में भी दिक्कत हो रही थी तो दोनों सब्जेक्ट आपके कवर हो रहे थे। लेकिन अगर आज हम अब बात करते हैं तो तीनों सब्जेक्ट में आपको अलग अलग नंबर लेकर आने होंगे, अच्छे नंबर लेकर आने होंगे, तभी आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी, ठीक है। तो चलो इसी के साथ कि आई होप आप सभी के एग्जाम अच्छे जाएं, है ना। हम आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। अरे भाई सही में क्या होता है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ मैं। तो चलो पहले सवाल की तरफ पहुँच जाते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से, अरे दादा कहाँ हो तुम, आ जाओ भाई। तो चलो पहले सवाल के साथ शुरुआत कर देते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े की दोनों बीमारियां वायरस रोग है। देखो जो भी सवाल आप आज हम लोग करेंगे, ठीक है, तो वो सवाल जो है बहुत सोच समझ के जवाब देना। मैं ये नहीं कहती मैं क्लास को भगा दूंगी, मैं क्लास बहुत आराम से लेके जाऊंगी, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के जवाब देना जो भी जवाब दोगे, कि टाइफाइड या क्षय रोग, दाद और एड्स, सामान्य सर्दी जुकाम एड्स, पेचिस या फिर सर्दी जुकाम, ठीक है। हाँ ठीक है ना, बताओ, बोलो बोलो, बहुत सोच समझ के जवाब दो, बहुत सोच समझ के, ठीक है। तो चलो ठीक है, सोच समझ के जवाब दे रही हो ना, बढ़िया। तो इसका सही जवाब क्या है हमारे पास, टाइफाइड और क्षय रोग। नहीं, ये यहाँ पे गलत हो गया है। सही जवाब क्या है इसका, सही जवाब है आपका सामान्य सर्दी जुकाम और एड्स, ये वायरस रोग है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका जवाब गलत हो गया है।
ठीक है, तो सही जवाब क्या है आपका? सामान्य सर्दी, जुकाम और एड्स, ये दोनों क्या है आपके बीमारियां हैं। कौन सी? जो वायरस से होती हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से किसके कारण प्लेग होता है? यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों में से कौन है जो प्लेग, जिसके कारण क्या हो रहा है? प्लेग हो रहा है जो। ठीक है, तो त्रिचिनेला स्पाइरलिस, या फिर सैल्मोनेला टाइफ्यूरियम, या फिर यार्सीनिया पेस्टिस, या फिर लेशमीनिया डोनोवानी। इन चारों में से कौन है जो आपके बॉडी में प्लेग का कारण बनता है? बहुत सोच समझ के आराम से जवाब देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जवाब देना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है आपका? यार्सीनिया पेस्टिस, यानी कि आपका ऑप्शन सी, ये सही जवाब है। ओके, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जल हायंथिस, ठीक है, और जल कुमुदनी में परागण किसके द्वारा होता है? जल हायंथिस क्या होता है हमारा? वाटर हायंथिस, यानी कि जिसको आप बंगाल के आतंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वो और जल कुमुदनी दोनों में जो है परागण किसके द्वारा हो रहा है? पक्षी, चमगादड़, जल, कीट या वायु, किसके द्वारा हो रहा है? बंगाल का आतंक, यानी कि इसने ऐसा आतंक मचाया था कि जो पानी के अंदर रहने वाले, जल के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु थे मरने लग गए थे, क्योंकि ये ऐसा जाल जैसा बिछ गया था ना पानी के ऊपर, कि जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो ऑक्सीजन है, जो सूरज की रोशनी है, वो पानी के नीचे जा ही नहीं पा रही थी। एंड जब जा ही नहीं पाएगी तो उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? इसने पूरा पानी के ऊपर एक जाल बना लिया था, है ना, बिल्कुल घेर लिया था। तो उस वजह से क्या हुआ कि पानी के नीचे रहने वाले जो जंतु थे वो मरने लग गए थे। ठीक है, जल हायंथिस जो है ये बंगाल का आतंक है इसका नाम। ठीक है, तो सही जवाब क्या है इसका? कीट या वायु। ओके, चलो नेक्स्ट। आवृतबीजी पादपों का बीजांड तकनीकी रूप में किसके समकक्ष होता है? अब आवृतबीजी पादप क्या होते हैं? यानी कि वो पादप जो क्या होते हैं? पुष्प वाले होते हैं, या जिनका जो बीज होता है वो एक आवरण से ढका हुआ होता है। तो उनका जो बीजांड होता है, अगर टेक्निकली देखें तो वो किसके जैसा होता है? किसके समकक्ष होता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणुधानी या गुरु बीजाणु पर्ण, किसके समकक्ष होता है? कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बिल्कुल सोच समझ कर जवाब दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई नो अभी हबड़ तबड़ हो रही होगी, दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी आपको। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं मैं भी इतने धीरे पढ़ा रही हूँ, मैं भी इतने धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि हाँ इस टाइम मेरे दिल की धड़कन भी धक 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 ऐसे बढ़ी हुई है ना। मुझे भी टेंशन है कि पता नहीं क्या करोगे। ठीक है, तो चलो इसका सही जवाब देख लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। तो सही जवाब क्या है आपका? गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। समवृत्ति संरचनाएं किस कारण उत्पन्न होती हैं? सम मतलब होता है एक जैसी। ठीक है, तो जो एक जैसी संरचनाएं हैं वो किस कारण उत्पन्न होती हैं? एंड ऑप्शन है आपके पास अभिसारी विकास, साझा वंश परंपरा, स्त्रीकारी वरण या अपसारी विकास। समवृत्ति संरचनाएं किसके कारण उत्पन्न होती हैं? देखो मैं इन साझा वंश परंपरा को तो मैं मना कर दूंगी कि भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड सी भी बिल्कुल नहीं है। अब आपके दो ऑप्शन बचते हैं, तो चलो ठीक है, बिना समय गवाए बता देती हूँ कि आपका अभिसारी यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट। ईस्ट यानी कि सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग किसके औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट का यूज आप किस चीज के प्रोडक्शन में करते हो? और ईस्ट का नाम क्या है? सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। इसको हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं क्योंकि इसे हम बेकरी में यूज करते हैं। तो सिट्रिक अम्ल, टेट्रासाइक्लिन, एथेनॉल या ब्यूटेनॉल, बोलो क्या जवाब दोगे? हाँ, बोलिए बोलिए।
ईस्ट को हम क्या कहते हैं, बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसको हम बेकरी में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे आपके ब्रेड हो गया, केक हो गया, कुकीज़ हो गई, है ना, इन चीज़ों में। तो यस, इसका सही जवाब है आपका क्या, इथेनॉल। इथेनॉल इसका सही जवाब है ना। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले चलते हैं हम। ये घटना जिसमें प्रभावी और अप्रभावी अलील्स स्वयं को एक साथ अभिव्यक्त करते हैं क्या कहलाता है। यानी कि आपको वो बतानी है प्रोसेस, मतलब वो चीज़, वो नाम बताना है यहाँ पे जहाँ पे आपके जो प्रभावी हैं और अप्रभावी हैं, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को एक साथ रख रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी नहीं कर रहे हैं, परेशान भी नहीं कर रहे हैं, है ना, और दोनों ही अपने अपने गुण को दर्शा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, सह प्रभाविता, दूसरा है प्रभाविता, तीसरा है उभय प्रभाविता और चौथा है कूट प्रभाविता। सारे के सारे प्रभाविता हैं, बस ये बताना है कि आपको कौन प्रभावित कर रहा है। ठीक है, हाँ, अभी तो आपके दिलो दिमाग में ऐसे ऐसे हलचल मची हुई होगी ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। एंड बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिन्हें बहुत ही ईजी ले रहे होंगे, अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा। तो भाई जिनके दिमाग में भी चल रहा है ना कि हो जाएगा, नहीं हो पाएगा बाबू, नहीं हो पाएगा, पढ़ना ही पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, सह प्रभाविता इसका सही जवाब है। ठीक है, कोडोमिनेंस जिसको हम कहते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर दोनों ए और बी दोनों एक साथ हैं एंड एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे को दबा नहीं रहे हैं, दोनों अपने अपने गुण दर्शा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु एक ग्रस्त नर के वीर्य द्वारा संप्रेषित नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ जितने भी 4 विषाणु दिए हुए हैं उनमें से, है ना, विषाणु एक ग्रस्त नर, यानी कि वो विषाणु इस नर के अंदर है, लेकिन इसका जो वीर्य होता है ना, यानी कि इसका जो सीमेन है जिसमें इसके शुक्राणु होते हैं, उसके द्वारा ये संप्रेषित नहीं हो रहा है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV, चिकनगुनिया वायरस या ईबोला वायरस, कौन सा है जो इसके शुक्राणुओं के इसके वीर्य के साथ मादा में नहीं जा रहा है। बेसिकली ऐसे समझो इसको। कोई दिक्कत नहीं है, हबर तबर नहीं है, आराम से शांति से एकदम जवाब देना, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, यस। चलो इसका सही जवाब मैं आपको बता देती हूँ। सही जवाब है आपका ये अपना चिकनगुनिया। कहाँ चला गया, ये रहा चिकनगुनिया। यस, ठीक है, चिकनगुनिया लोगों को हो जाता है ना, चिकनगुनिया हो जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। जो जैव रिएक्टर्स होते हैं, जब इनको इनकी फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो ये किस चीज़ का निर्माण करते हैं, उत्पाद का, जीव का, माध्यम या इनमें से सभी। बहुत बच्चा सवाल है इसका, ये तो जवाब तुम दे दोगे। जैव रिएक्टर क्या होते हैं, जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनकी बात चल रही कि उनमें क्या बनता है बड़े बड़े बर्तनों में। क्या बनता है, बताओ बताओ जल्दी। भाई उत्पाद बनता है उनमें, है प्रोडक्ट बनेगा उनमें। ठीक है, प्रोडक्ट बनता है। वो जो खूब बड़े बड़े से वो होते हैं ना बर्तन, जैसे दिखाते हैं पिक्चरों में भी दिखाते हैं कई बार, जो खूब आप किसी लड़ते लड़ते छुपते छुपाते किसी फैक्ट्री में घुस गए, वहाँ पे खूब बड़े बड़े बर्तन हैं, ऐसे करके खूब बड़े बड़े ऐसे बर्तन होते हैं, है ना, जिसके ऊपर जो है ढक्कन भी लगा हुआ होता है, ऐसे करके वो। ठीक है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है क्या। अगर मैं पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रही हूँ तो वहाँ पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में तो हम भी आते हैं ना, तो हमारे भी कह सकते हैं हम कि जो है हमें सबको मतलब कहाँ से ऊर्जा मिल रही है। हरे पौधे, सूर्य, वायु या सभी, कहाँ से ऊर्जा ले रहे हो।
बोलिए, कहाँ से ऊर्जा मिल रही है? बहुत सारे बच्चों को पता है एंड बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में होंगे, मैडम क्या होगा इसका जवाब, क्या होगा इसका जवाब, है ना? तो इसका सही जवाब मैं बता देती हूँ भाई, इस पूरे विश्व में, है ना, पूरी पृथ्वी के लिए सिर्फ एक ही है जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सिर्फ एक ही है, एंड वो है हमारे सूर्य देवता, ठीक है? और कहीं से भी हमको एनर्जी नहीं मिलती है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है? अच्छा बताओ, अभी तुम लोग अगर सही सही जवाब दे रहे हो, क्या कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है? सही जवाब देने पे कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है? बताइए, है ना? लगता है ना कि हाँ चलो अभी हम सही सही जवाब दे रहे हैं। तो अगर आप जो है गलत जवाब दोगे तो थोड़ा थोड़ा मन में ऐसा हो रहा होगा कि यार गलत हो गया, एग्जाम में क्या करेंगे। बट कोई बात नहीं, अगर अभी आप गलत कर रहे हो ना, तो ये चीज़ आपको याद हो रही है कि यार अच्छा ये मैंने गलती कर दी, ठीक है? तो जब आप यही सेम क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखोगे तो वहाँ पे लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने सुबह ही किया था, ये क्वेश्चन तो मैंने कल शाम को किया था, है ना? ऐसे ही कहोगे, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिर अभी गलत करो कोई बात नहीं, बट एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन आता है और तब भी गलत कर दो तो वो ब्लंडर है। करने के बाद भी गलत करना ब्लंडर है, फिर वहां कमी आपकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है? यानी कि जल को एब्जॉर्ब करने की, अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है? क्ले में, बालू में, सिल्ट में, इनमें से सभी में कौन है वो जो सबसे ज्यादा पानी को अवशोषित मतलब अपने अंदर ले सकता है? किसकी कैपेसिटी इन सब में सबसे ज्यादा है? बोलिए। ओके ओके, ठीक है, चलो मैं कंफर्म करती हूँ सही जवाब इसका, ठीक है, क्ले जो होता है, ठीक है, क्ले इज द राइट आंसर। चलो, पारिस्थितिक पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? कि जो पारिस्थितिक पिरामिड है, पिरामिड क्या बनाते हैं हम, ऐसे करके बनाते हैं ना, ये पिरामिड होते हैं। ये पिरामिड हमारे पास कहाँ से आए थे? इजिप्ट से आए थे। इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है ना। तो कहाँ से आए थे? इजिप्ट से आए थे ये पिरामिड। घूमते फिरते हैं? अरे नहीं भाई, वहाँ से हम लोगों ने थ्योरी उठाई है, ठीक है, वहाँ से थ्योरी उठाई है हमने कि पिरामिड ऐसे होते हैं, तो वही चीज़ है ये। ओके, तो चार्ल्स एल्टर ने दिया था, आर हिच ने दिया था, आर ए लिंडेमैन ने दिया था, या फिर जे वी लिविंग ने दिया था? किसने दिया था? बहुत बहुत ईजी है। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था ना, तो यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैंने आपको वो लिखवाए थे कि अच्छा ये 1 मार्क का आ सकता है, ये 1 मार्क में आ सकता है। मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट दिए थे आपको, वहाँ पे मैंने टिक कराया था कि पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना। तो जिन्होंने पढ़े होंगे उनके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि उनको तो समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके तोते उड़ेंगे बेटा। इसीलिए कहते हैं कि भाई पूरे साल भर तुम लोग बायो पे फोकस नहीं करते हो और लास्ट में आके रोते हो। चलो कोई बात नहीं, रात गई बात गई, आगे फोकस करते हैं, ठीक है। तो चार्ल्स एल्टन जो है इसका सही जवाब है। इन्होंने सबसे पहले प्रस्तावित किया था पारिस्थितिक पिरामिड को, है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन, चलो, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? ठीक है, अब इनमें बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा जल जो है कौन धारण कर सकता है। हाँ, मृदा, पौधे, जल, जंतु। ओ, ये तो बहुत सिंपल सा मैडम, इसका जवाब तो हम तुरंत दे देंगे। ऐसा है तो तुरंत जवाब दो, फटाफट, बिना किसी गलती के जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। यस, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर और कुछ हो ही नहीं सकता है। जो आप सोच रहे हो ना वही सही जवाब है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। मृदा, ठीक है, इसके पास ही सबसे ज्यादा क्षमता होती है, नहीं कैपेसिटी होती है जल को धारण करने की। पेड़ पौधे जो होते हैं वो, देखो ऐसा होता है ना कि ये पेड़ है आपका, है ना, ठीक है,
तो ये जो आपके जड़ें होती हैं, इन जड़ों को कौन रोक के रखता है? इन जड़ों को रोक के रखते हैं कौन? हमारी जो मिट्टी होती है ना, ये जो मिट्टी होती है, यही मिट्टी इन जड़ों को क्या करती है? पकड़ के रखने का काम करती है। ठीक है, पकड़ के रखने का यही काम करती है। एंड यही क्या करती है? पानी को एब्जॉर्ब भी करती है। तो मृदा क्या है? सही जवाब है। नेक्स्ट, इनमें से कौन आहार श्रृंखला सही है? इनमें से कौन सी जो आहार श्रृंखला है वो बिल्कुल सही है? आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन। ठीक है, फूड चेन। घास, गेहूं, आम। क्या गेहूं घास को खा सकता है? क्या आम गेहूं को खा सकता है? नहीं खा सकता। घास, बकरी, शेर, यानी कि घास को बकरी खा सकती है ना, बकरी को शेर खा जाएगा। बकरी गाय को गाय बकरी को खा सकती है क्या? नहीं। घास गाय को खा सकती है क्या? नहीं। मछली घास को खा सकती है? नहीं। बकरी मछली को खा सकती है? नहीं। तो बचता क्या है हमारे पास? क्या बचा हमारे पास? घास, बकरी और शेर। कि बकरी ने खाया घास को या घास को खाया बकरी ने, है ना। और जब बकरी का पेट भर गया, बकरी निकल गई घूमने, खाना पचाने, रास्ते में मिल गया शेर। शेर ने कहा आहा, आज तो मेरा लंच होगा अच्छा सा। ठीक है, शेर का भी लंच हो गया भैया। और बकरी अगर हट्टी कट्टी तगड़ी हुई होगी तो क्या पता डिनर का भी काम हो गया हो, है। चलो आगे बढ़ते हैं। सही जवाब ने बता ही दिया है, घास, बकरी, शेर। नेक्स्ट, पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? यानी कि जो पादप होते हैं इनमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है जो पाया जाता है? क्या वो नाइट्रोजन है, मैग्नीज है, आयरन है या कार्बन है? क्या है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है? बताओ। पादपों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन, मैग्नीज, आयरन या कार्बन? 11th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, ठीक है, 11th क्लास में पढ़ा था हमने, लेकिन 12th में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कार्बन मुन्ना, कार्बन। कार्बन ऐसा तत्व है जो हर जगह है, हर जगह सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कार्बन ही है। ठीक है, इसीलिए जो कार्बन डेटिंग होती है उससे पता चलता है कि कौन सा जो जीवाश्म है वो कितना पुराना है बेटा। अब आई बात समझ में? इसलिए याद रखना कि सबसे ज्यादा पुराना तत्व कौन सा है आपका? कार्बन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक कौन है? जो सल्फर है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है आपको? ओह, ये तो हमने सल्फर साइकिल में पढ़ा था, है ना। वायुमंडल, चट्टान, महासागर, झील। बहुत बढ़िया से मैंने डायग्राम बना के समझाया था ये। अगर गलत जवाब दिया तो बहुत मारूंगी, सच्ची बता रही हूँ, आप बहुत मारूंगी मैं। गलत जवाब बिल्कुल मत देना। सल्फर सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? वायुमंडल, चट्टान, महासागर या झील? देखो, वायुमंडल में मिलेगा क्या? वो गैस है, खाली सल्फर है ना। सल्फर डाइऑक्साइड होता तो सोचते। हाँ, पानी में, चट्टान पे। कोई बात नहीं, मैं आंसर देती हूँ भाई साहब, चट्टान। याद करो, मैंने बताया था, याद करो कि ये चट्टान है, ठीक है। एंड इस चट्टान के आसपास क्या है? यहाँ पे पानी है। अब ये पानी बार बार आके इस पे ऐसे लहरें लगेंगी, ठीक है। तो जो पानी होता है जहाँ पे लहरें लगती हैं, तो पानी वहाँ पे क्या करता है? जब पानी भी पत्थरों से टकराता है तो पत्थर भी टूट जाते हैं। चाहे धीरे धीरे करके वो रिसते हैं, पर कहीं ना कहीं से वो भी टूटते हैं जब पानी की जो जोर है, प्रेशर है पड़ता है। तो यहाँ से जो सल्फर है, वो सल्फर क्या करता है? यहाँ से टूट टूट के क्या होता है? पानी में आता जाता है। समझे? याद करो, ये बताया था मैंने, है ना। बताया था कि नहीं बताया था? कितने बच्चों को याद है? कितने बच्चों को याद है? तो सही जवाब क्या है? चट्टान। ठीक है, अब मत भूलना। देखो,
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला गति होता है क्या? हाँ, एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या निर्दिशीय। ऊर्जा का प्रवाह की बात कर रहे हैं आहार श्रृंखला में, आहार जाल नहीं है, याद रखना, आहार श्रृंखला, ठीक है, आहार श्रृंखला की बात करें तो आहार श्रृंखला में क्या होता है कि भाई ये घास है ना, घास को गाय ने खा लिया, गाय रहने तो चलो हम बकरी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बकरी को शेर खा गया, बस खत्म हो गई, इतनी सी, खत्म। अब अगर इसको टिड्डे ने खाया, है ना, टिड्डे को मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया, सांप को मोर खा गया, या सांप को बाज भी खा सकता है, ये भी है, चाहे मोर या बाज दोनों में से कोई भी लिख देना, कोई गलत नहीं है। तो ये भी क्या है, एक दिशीय है, यानी कि ये भी सिर्फ एक ही दिशा में जा रही है और ये भी सिर्फ एक ही दिशा में जा रही है। तो सही जवाब क्या देंगे आप, कि सही जवाब क्या है इसका, एक दिशीय, यानी कि यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, यानी कि क्या है, ये यूनी डायरेक्शनल है, राइट, यस। चलो आगे बढ़े। जनसंख्या, आयो आंसर तो दिख गया होगा। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है ये बताओ। वैसे भी अगर इसका आंसर नहीं भी दिखता तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग इसका जवाब दे देते, है ना। तो जो जनसंख्या है, जनसंख्या अधिक होने पे क्या होता है, आय में कमी होती है, जमीन में कमी होती है, खनिज पदार्थ की कमी, या सभी। इसका जवाब तो तुम वैसे भी दे दोगे, बच्चा दे देगा इसका जवाब, कि जब अगर किसी घर में 10 लोग हैं तो और किसी घर में 4 लोग हैं तो किसके घर में जीवन यापन अच्छा होगा। हाँ सही है, बिल्कुल, इनमें से सभी की वजह से होता है ना। हाँ बस, कि ना तो पैसा होगा, ना जमीन होगी, ना खाने के लिए कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिंपल सी चीज है। मानव जनसंख्या का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, कि जो हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। साइकोलॉजी, डेमोग्राफी, बायोग्राफी या कैलोग्राफी। बताओ क्या जवाब है इसका, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मुन्ना, क्या कहते हैं, बोलो। अरे दादा, डेमोग्राफी कहते हैं, डेमोग्राफी, ठीक है। साइकोलॉजी होता है दिमाग पढ़ना, बायोग्राफी होता है किसी के जीवन के बारे में पढ़ना, ओके। मरुद विधि अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। अगर मैं मरुद विधि की बात करती हूँ तो यहाँ पर चारों में से कौन है जिसका एग्जाम्पल आप देंगे। बहुत सिंपल है, मुझे पता है आप सबको पता होगा, बच्चा सवाल है। मॉस, जीनिया, गुलाब या नागफनी। पता है मुझे, दे दोगे जवाब। बहुत समझदार, तुमने बहुत पढ़ाई की है ना। इतनी पढ़ाई करी है कि आप सोच रहे हो अब क्या ही पढ़ूं। देखो टेंशन तो लेना नहीं है किसी चीज़ की अभी, क्योंकि अगर टेंशन लेके एग्जाम दोगे ना तो एग्जाम नहीं दे पाओगे, बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो टेंशन तो लेने का ही नहीं। ओके चलो, तो सही जवाब बता देती हूँ मैं आपको। सही जवाब क्या है इसका, मैंने बोला था ना नागफनी। तब भी नहीं समझे क्या है, तब भी नहीं समझे क्या। नागफनी पे मैंने कितना जोर दिया था। 11 जुलाई को मनाया जाता है क्या। विश्व जनसंख्या दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जनवरी याद आ रहा था मुझे। बताओ, पेपर देने जाना है भाई, मैं तो बता ही दूंगी, पर पेपर देने तो तुमको जाना है ना। कोई बात नहीं भाई, मैं हूं बताने के लिए, मैं हूं। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। मैं हूं भाई, मैंने ठेका लिया है भाई तुम लोगों का, मैंने ठेका लिया है अपने इन कंधों के ऊपर अच्छे नंबर दिलवाने के लिए। तो याद रखना 11 जुलाई को क्या मनाते हैं हम, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ठीक है।
हाँ, हवा के वेग को किस यंत्र के द्वारा नापते हैं? ओह, देखो नाम से पता चल रहा है, फोटो यानी कि लाइट, यानी कि लाइट नापते हैं, लैक्टो यानी कि दूध, हाइड्रो यानी कि पानी, एनो यानी कि हवा। ठीक है, तो सही जवाब क्या है इसका? एनोमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पॉस्चराइजेशन में गर्म करते हैं क्या? कैसे? केवल दूध को, किसी भी तरल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, किसी भी तरल को 70 डिग्री से ऊपर, किसी भी तरल को 70 से 80 पर गर्म करके उसे शीघ्रता से ठंडा यानी कि शीतल किया जाना। हाँ जी, बच्चों ने पढ़ा था पॉस्चराइजेशन, मेरे ख्याल से 8th क्लास में, मुझे याद है पॉस्चराइजेशन के बारे में जब मैंने पढ़ा था पहली बार। आप लोगों ने कब पहली बार पढ़ा था पॉस्चराइजेशन? बताना ज़रूर। तो उसका सही जवाब क्या है? हाँ, ठीक है, चलो। हाइब्रिडोमास किसके लिए कार्यरत है? कायिक संकर के उत्पादन के लिए, कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए, प्रतिजैविक के संश्लेषण के लिए और मोनोक्लोनल प्रतिरक्षा के संश्लेषण के लिए। किसके लिए? हाइब्रिडोमास किसके लिए कार्यरत है? तो इनका सही जवाब क्या है आपका? प्रतिजैविक के संश्लेषण के लिए, यानी कि आपका ऑप्शन सी। कहाँ चला गया? ओके, चलो। निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है कौन जो पशुपालन में सम्मिलित नहीं है भाई साहब। मधुमक्खी पालन, कुक्कुट, मत्स्यिकी या कार्बनिक खेती। तो बहुत सिंपल सा है कि ऑब्वियस सी बात है, कार्बनिक खेती इसका सही जवाब है। क्यों ही समय बर्बाद करना है इसके बारे में डिस्कस करके, क्योंकि हमको पता है ये इसको भी पालते हैं, इसको भी पालते हैं, इसको भी पालते हैं, पर कार्बनिक खेती को थोड़ी पाल लोगे तुम, हैं? जैविक खेती को थोड़ी पाल लोगे। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? ये क्वेश्चन में आया मजा, है ना, कि जो लिम्फोसाइट होता है इसका निर्माण कहाँ होता है बताओ? अस्थि मज्जा में, थाइमस में, रक्त में, लिम्फ, या जिसको आप लसीका भी कहते हो। कहाँ होता है बताओ इसका निर्माण? लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ा था ना। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो जो होता है, आपकी जो बोन्स होती है ना, ऐसे करके यहाँ, ये होता है अस्थि मज्जा। ये होता है अस्थि मज्जा। और आपका थाइमस कहाँ होता है? यहाँ पे वक्ष गुहा में, जो दोनों आपके लंग्स होते हैं उनके बीच में। तो जब आप छोटे होते हो ना जब आप छोटे होते हो ना, तो ये मतलब काफ़ी अच्छी बड़ी होती है, पर जैसे जैसे आप वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाते हो, आप बड़े होते जाते हो, वैसे वैसे क्या होता है कि ये छोटी होती जाती है, एंड लास्ट में जैसे ये पहुँचती है एक धागे के समान बन जाती है बिल्कुल। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है हमारे पास? इसका सही जवाब है हमारे पास अस्थि मज्जा। इसीलिए मैंने ये डायग्राम बना के दिखाया था आपको। इसको कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, चलो। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में हैं वो क्या होती हैं? कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या करती है? काम करती हैं। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडीज होती है बेसिकली होती क्या है? क्या ये स्टेरॉइड होती हैं? क्या ये लाइपोप्रोटीन होती हैं? क्या ये ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं? या इनमें से कोई भी नहीं होती है? बताओ बताओ, क्या होती है ये? अरे भाई सिंपल सी चीज़ है, ये क्या होती हैं? ये आपकी होती हैं क्या? कहाँ चला गया? अरे ये रहा। ठीक है, चलो। एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन कौन से होते हैं?
देखो जब एलर्जी होती है ना तो एक ना डॉक्टर क्या बोलता है कि ओह तुमको ये चीज़ दिक्कत हो रही है, ये एलर्जी हो रही है, एक काम करते हैं हम ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में अगर आपका इनमें से एक ऐसा वो होता है, ठीक है, इनमें से एक ऐसा नाम है जो जब ज़्यादा होता है तो यानी कि आपको एलर्जी हो रही है इसके ज़्यादा शो होने से, है ना। एंड अगर वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है तो इसका मतलब आपको एलर्जी नहीं है। बट येस डेफिनेटली अगर आपको एलर्जी है तो आपके ब्लड में शो ज़रूर होगा। एंड वो क्या है आपका, दोनों के दोनों है, ठीक है, आपका हिस्टामाइन भी और आपका सीरोटोनिन भी, ये दोनों के दोनों क्या हैं, आपके ब्लड में पाए जाएंगे इफ़ आपको एलर्जी है तो, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में दांत की बीमारी होती है क्या? हाँ, दाद खाद खुजली, है ना, पहले बचपन में वो ब्रेक भी आता था, मैं भूल गई हूँ, वो दांत खाद खुजली का ब्रेक दिखाते थे, है ना। तो जो ब्रेक आता था तो उसमें दिखाते थे कि वो आदमी ना खुजा रहा है, ऐसे खुजा रहा है, अपने हाथों में खुजा रहा है, कमर में खुजा रहा है ना, फिर पीछे गाना चल रहा था, दाद खाद खुजली करके वो गाना चल रहा होता था, ठीक है। तो ये जो दांत खाद खुजली है, मनुष्य में जो दांत की बीमारी है, किसकी वजह से होती है? कौन है वो? क्या वो जीवाणु है, क्या वो कवक है, क्या वो विषाणु है, क्या वो कृमि है? कौन है बताओ? बताइए। अरे दादा, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है मैंने, कितनी बार। हाँ, कवक के द्वारा होती है भाई, कवक से होती है। नेक्स्ट, एलिफेंटियासिस का कारक क्या है? एलिफेंटियासिस क्या होता है? हाथी पाँव जिसको हम कहते हैं, जिसमें ना एक देखो, ये नॉर्मल आदमी का पैर ऐसे करके ऐसे 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 करके ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होगा नॉर्मल, माना कि ये ऐसा लग रहा है जैसे जानवर का पैर है ठीक है, चलो मैं दोबारा बना देती हूँ, मैं तुम बोलोगे मैडम ये तो जानवर का पैर लग रहा है, ये लो, फिर भी मैंने अब तमीज़ से बना दिया है। पर जिसको हाथी पाँव होता है ना उसका, अयो, जिसको हाथी पाँव होता है ना उसका पैर कैसे होता है? ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसा हो जाता है। दोनों के पैर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो जो एलिफेंटियासिस होता है, यानी कि इसको हम हाथी पाँव भी कहते हैं, ठीक है। हाथी पाँव किसकी वजह से होता है? ये एस्कैरिस की वजह से, टीनिया सोलियम की वजह से, वुचुरेरिया बॉर्नक्राफ्टी की वजह से, या एंट अमीबा हिस्टोलिका की वजह से? किसकी वजह से हो रहा है ये? बताइए किसकी वजह से हो रहा है? भाई वुचुरेरिया बॉर्नक्राफ्टी इसका सही जवाब है, ठीक है, वुचुरेरिया बॉर्नक्राफ्टी इसका सही जवाब है भाई, ऑप्शन सी, ओके। रोग उत्पन्न होता है कौन सा? मलेरिया, मलेरिया, खांसी जुकाम ना मलेरिया हुआ, मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया किसकी वजह से उत्पन्न होता है आपका? नर क्यूलेक्स की वजह से, मादा एनाफिलिस की वजह से, मादा एडिस की वजह से, या नर एनाफिलिस की वजह से? देखो नर तो पहले ही नहीं होगा, मैं पहले ही बता देती हूँ, तो ये और ये दोनों तो गलत है। नर तो पहले ही बाहर हो गए हैं बेचारे, लीक से ही बाहर हैं वो तो, कहते हैं हम बीमारियां नहीं फैलाते हैं। ये जो औरतें होती हैं यही कलेश करती हैं, चाहे डेंगू है, मलेरिया है, कोई भी है, ये औरतें ही फैला रही हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम निर्दोष हैं, हम तो बेफालतू में मारे जाते हैं, है ना। तो नर हमसे ये कहना चाहता है, रो रो के गुहार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मादा एनाफिलीज है और मादा एडीज है, इन दोनों में से आपको जवाब देना है, शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक सोच समझ के जवाब देना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी यानी कि मादा एनाफिलीज, राइट, क्या फैला रही है? मलेरिया। इनमें से पश्च विषाणु कौन है? पश्च विषाणु यानी कि हम बात कर रहे हैं रेट्रोवायरस की, ठीक है, रेट्रोवायरस,
तो रेट्रोवायरस को ही हिंदी में हम पश्च विषाणु कहते हैं। क्लासेस ठीक से अगर अटेंड की होंगी तो आपको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो सही जवाब बताओ, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, माइक्रोवायरस, इन्फ्लुएंजा, या फिर इनमें से सभी। बहुत खतरनाक बीमारी फैलाता है ये रेट्रोवायरस, याद है? याद है? भाई ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV, ये है इसका सही जवाब। HIV, प्लीज गलत मत करना, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पश्च विषाणु बोलते हैं, ठीक है, रेट्रोवायरस जो, क्योंकि जो HIV है ये जो आपके रेट्रोवायरस होते हैं इसी समूह से आता है, ठीक है। इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? स्व प्रतिरक्षा रोग यानी कि जो अपनी रक्षा खुद कर रहे हैं। ओह, ऐसा है क्या? दमा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, कैंसर, या कोई नहीं? देखो क्या बोलते हैं, दमा यानी कि एस्थमा हो गया, और अर्थराइटिस के बारे में बहुत से आपने सुना होगा, आजकल बहुत कॉमन हो गया है ना। और कैंसर का तो सब लोगों को पता ही है भाई, लाइलाज बीमारी है। तो इनमें से कौन है वो, बताओ। स्व प्रतिरक्षा रोग यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज जिसको हम कहते हैं, अयो, ऑटो इम्यून डिजीज। तो सही जवाब क्या है इसका? अर्थराइटिस, ठीक है, कहाँ गया? ये रहा, ये सही जवाब है इसका, ठीक है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। नेक्स्ट, कुछ रोगों की शीघ्र और सही पहचान के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? यानी कुछ ऐसे रोग हैं जिनके बारे में एलाइजा, कल्चर, रसायन या विश्लेषणात्मक, ठीक है, इनमें से किसका यूज़ करके हम जल्दी रिजल्ट उनका ला सकते हैं? तो किसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे? कुछ रोगों की शीघ्र और सही पहचान आप इनमें से किससे कर सकते हैं? एलाइजा, बताया था मैंने, इसीलिए कहते हैं क्लास में जब भी आओ अच्छे से आओ ताकि सारी चीज़ें आपको याद रहें, वरना दिक्कत होगी, ठीक है। याद रखो सारी चीज़ें बच्चे, याद रखो। चलो, मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था क्या होती है? जब प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, जो क्या काम करता है आपका? मलेरिया फैलाने का काम करता है, ठीक है। ये क्या काम करता है? मलेरिया फैलाने का काम करता है। तो इसमें जो इसकी संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन फैलाने वाला जो फेज होता है, इसका जो स्टेज होती है वो क्या होती है? स्पोरोजोइट होती है, मीरोजोइट होती है, क्रिप्टोजोइट होती है, या कोई भी नहीं? बताइए, क्या इसका सही जवाब देंगे? बहुत जल्दी हम लोग अभी दूसरे क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए क्लास में बिल्कुल बने रहना है, आखिर तक जाना नहीं है। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं आज, ठीक है। जो एक कल वाली क्लास हुई थी, है ना, और जो आज वाली ये वाली जो क्लास है, दोनों ही क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मॉर्निंग वाली क्लास भी मिस नहीं करनी है, एंड जो हमने कल मॉर्निंग वाली की थी कि वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें मैंने बोली थी, बट जिस भी बच्चे ने ये दोनों क्लासेस अच्छे से अटेंड कर ली ना, उसके 90 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, 90 मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स आप लोगों के हाथ में नहीं होते हैं, है ना, लेकिन बाकी नंबर तो आपके हाथ में होते हैं जो थ्योरी में लिख कर आते हो, है। तो सही जवाब क्या है इसका? स्पोरोजोइट, ठीक है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग यानी कि एस्थमा, दया अरे भाई, CID कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया है? दमा, दया, कुछ तो गड़बड़ है। दया मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा मुझसे हो ही जाता है ना क्लास में कि गड़बड़ हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते, है ना। तो भाई दया नहीं है, ये दमा रोग है, दमा,
किसके द्वारा होता है? अरे भाई सीआईडी देखने का नतीजा है ये। बचपन में बहुत सीआईडी देखा है, लेकिन दया तुम इतना क्यों याद आ रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा या संपर्क के द्वारा। तो जो 6 रोग होता है वो किससे होता है? तो चलो कोई बात नहीं, है ना, दया के नाम पे मैं बता देती हूँ उसका सही जवाब क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है ये हवा के द्वारा ही होता है, आपके खांसने से। ठीक है, ठहरे, सॉरी, टीवी होता है 6 रोग। अरे दैया, टीवी होता है, टीवी, टीवी, टेलीविजन नहीं, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। एस्थमा अपना अलग हो गया। ठीक है, जो टीबी, ये क्या होता है? 6 रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, है ना। और जो टीवी होता है वो टीवी होता है यानी कि टेलीविजन, ये होता है टेलीविजन। एंड ये क्या है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। दोनों चीजों में अंतर होता है। तो बताए लोग ना इसको बोलते हैं अरे टीबी की बीमारी हो गई, अरे टीवी की बीमारी हो, टीवी। लोग क्या बोलते हैं? टीवी बोलते हैं, टीवी हो गया है। बचपन में मैं भी टीवी बोलती थी, अरे टीवी। फिर देन आई रियलाइज कि धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, नहीं नहीं, ये टीवी नहीं है भाई, ये टीबी है। बी, बी फॉर बॉय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वुचुरेरिया बॉनक्राफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, ये हेलमिंथिस। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। वुचुरेरिया बॉनक्राफ्टी जो फाइलेरिया रोग पैदा करता है, ठीक है, उसका समूह क्या है? बहुत सिंपल है भाई साहब, हेलमिंथिस, हेलमिंथिस। ठीक है, ये हेलमिंथिस है। ओके। मलेरिया परजीवी के जीवाणुओं को देखने के लिए आप कहाँ पर खोजेंगे? संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर की लार में, मलेरिया से पीड़ित मानवों की लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी में, है ना, संक्रमित मानवों की तिल्ली यानी कि प्लीहा में, अभी अभी ताज़ा ताज़ा विमोचित मादा एनाफिलिस मच्छर की लार ग्रंथियों में। तो सिंपल सी चीज़ है, या तो लार ग्रंथि में मिलेगी, है ना, या फिर आरबीसी में। बट सही जवाब क्या है हमारा? सही जवाब क्या है हमारा? हाँ, लार ग्रंथि में, क्योंकि उसकी लार ग्रंथि में जो है ना, वहीं पे ये जो है प्लाज्मोडियम को रखती है। ठीक है, तो ए सही जवाब है। ओके। अल्फा 1 एंट्रोट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है, गठिया के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है, एक एंटासिड है, या वात स्फीति के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे बहुत गड़बड़ करने वाले हैं, आई नो। ठीक है, तो इसका जवाब मैं पहले ही बता देती हूँ भाई, जो वात स्फीति होती है उसके लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, ओके। चलो एक दो और करते हैं बस ये हम लोग, है ना, उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहले निर्मित जो पारजीवी गाय थी उसका नाम क्या था? डेजी, मेजी, डॉली, रोजी। देखो डॉली तो भेड़ थी, है ना, तो डॉली को तो हम हटा देंगे, डॉली तो भेड़ थी। तो भैया गलती से भी सी मत बोलियो, बता रही हूँ मैं, बहुत मारूंगी। डॉली भेड़ थी आपकी, द मैजिकल शीप डॉली। ठीक है, मैंने पढ़ाया है बहुत मन से। तो इसका सही जवाब क्या है? रोजी गाय भाई, रोजी। ठीक है, चलो फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? भाई ये क्वेश्चन ना जब मैं 12th में थी ना तो मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, कि फ्लेवर स्लेवर इनमें से क्या है? पीड़कनाशी, चूजों की प्रजाति, पारजीवी टमाटर, या कीटनाशी टमाटर प्रोटीन। तो अगर तुम लोगों के एग्जाम में ये आए तो मुझे बताना ज़रूर इस वीडियो में आके। लेकिन हाँ, तो वीडियो में आके ये ज़रूर बताना कि इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आए आके, है ना, कितने नंबर आए तुम्हारे, वो ज़रूर बताना। जब नंबर तुम्हें मिल जाएंगे ना तो बताना ज़रूर कि कितने नंबर आए। तो इसका सही जवाब है भैया टमाटर। फ्लेवर सेवर एक टमाटर है। मेरे एग्जाम में आया था, मुझे आज तक याद है, क्योंकि मुझे ना फ्लेवर सेवर बोलने में ना बहुत मज़ा आता था। इसीलिए याद है मुझे, है ना। ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए। जांच है बेटा, जांच। उर्वरक की क्षमता के प्रभाव के लिए,
प्रतिजैविक की खुराक के लिए इनमें से सभी। बोलो। देखो ट्रांसजेनिक चूहे क्या होते हैं, जिनको प्रयोग करने के लिए बनाया जाता है, यानी कि जो आपके GMO होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बेसिकली इन लोगों को जांच के लिए ही बनाया जाता है। एंड सबसे ज़्यादा जो बनते हैं वो ऑब्वियसली चूहे ही बनते हैं। ठीक है, चूहों के ऊपर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या है इनका, वैक्सीन के लिए। उर्वरक से क्योंकि अपने को कोई मतलब नहीं है, इसीलिए। चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग अब, है ना। अच्छा एक और बताओ, चलो स्त्री की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से कौन से गुणसूत्र होते हैं स्त्री के अंदर। ठीक है, इन दोनों के पास ही क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। इसके पास हो गए 44 + XY, 44 + XX। ठीक है, तो क्या जवाब दोगे, 44 + XX, क्योंकि XY तो लड़कों में होता है ना। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। यस, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पता है तुम्हें, रिपीटेड क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम का। प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। भाई देखो हमारे मेंडल साहब ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम क्या था, पृथक्करण का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यानी कि यहाँ पे क्या बच जाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये सही जवाब है। ठीक है, यस। अच्छा ये बताओ, सुनहरा धान इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सुनहरा धान इनमें से क्या है, जो थायमिन, फॉलिकम, बीटा कैरोटीन या राइबोफ्लेविन। ये भी मैंने क्लास में बताया है बेटा, यहीं से फ्लाइंग थप्पड़ आएगा अगर गलत आंसर दोगे तो। बोलो। बीटा कैरोटीन भाई, ये बताया था, बीटा कैरोटीन डैफोडिल से आता है, हैं याद आ गया। और इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है। अच्छा एक ये पूछ लेते हैं कि पीसीआर से किसकी जांच होती है इनमें, HIV, क्षय रोग, हैजा या कैंसर। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, बहुत बार पूछ लेते हैं। तो बताओ किसकी जांच होती है PCR से। अरे भाई HIV की भूल जाते हो क्या, HIV की होती है। ठीक है, जल्दी रिजल्ट के लिए हम यूज करते हैं। चलो DNA से अगर हम आपका mRNA बना रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं। हमने क्या कहा था कि DNA होता है ना, DNA से आपका RNA बनता है और RNA से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो DNA से RNA बनने की भी एक प्रक्रिया होती है और ये भी एक प्रक्रिया होती है। पर RNA जो होता है पहले क्या बनाता है, ये mRNA बनाता है ये। ठीक है, तो ये DNA से जो mRNA बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ग्वानिन या कोई नहीं। बताओ। अरे भाई ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अनुलेखन, एक होता है अनुलेखन, एक होता है अनुवादन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है कहाँ से, कॉर्पस कोलेसम, कॉर्पस यूटेरी, कॉर्पस एल्बिकेंस और कॉर्पस लूटियम। कहाँ से होता है इसका बताओ। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। ठीक है, यानी संघ भरता हार्मोन होता है।
कि जब क्या बोलते हैं इसकी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है ना बॉडी में मात्रा, यानी कि प्रेग्नेंट है औरत। एंड जब बिल्कुल डाउन लेवल पे आता है तो पीरियड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉर्पस लूटियम जो है इसका सही जवाब है। कहाँ है कॉर्पस लूटियम? ये रहा। ग्राफेन पुटिक कहाँ पाया जाता है? मानव वृषण में, मानव अंडाशय में, मानव यकृत या मेंढक के अंडाशय में। भाई मेंढक तो छोड़ ही दो, वृषण भी छोड़ दो, यकृत भी छोड़ दो, बच गया क्या? अंडाशय, क्योंकि ये औरत के अंदर होता है तो हमारे अंडाशय में होता है ये। ठीक है, चलो अब अच्छा ये बताओ, एक इसका जवाब दो। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है? बालों का रंग, त्वचा का रंग, नाक का रंग या फिर आंखों का रंग? मात्रात्मक लक्षण, बालों का रंग, त्वचा का रंग, आंख का रंग। अयो रुको, उदाहरण नहीं है। नहीं है, नहीं, सही तो है, सही तो है। तो सही जवाब क्या है इसका? त्वचा का रंग। ठीक है, एक जीन के विभिन्न रूपों को हम क्या कहते हैं भाई? कि एक जीन है उसके अलग अलग रूप है, पूरक, युग्म विकल्पी, संपूरक या विषम युग्मनज। तो इसका सही जवाब क्या है आपका? युग्म विकल्पी। मात्रात्मक में हमने त्वचा का रंग पढ़ा था, याद करो, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, है ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं अपने कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर हम कि अंडोत्सर्ग यानी कि जो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन कौन से हार्मोन इसको प्रेरित करने का काम करते हैं? ओवुलेशन को, तो ओवुलेशन कौन सा हार्मोन करता है? हाँ, गोनोडोट्रोफिन, जिसमें आपके LH और FSH दोनों आते हैं। LH, ठीक है, LH सर्च बनता है ना। जब पीरियड जिस दिन होता है, जिस दिन अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है, उस दिन आपका LH सर्च क्या होता है? हाई होता है। गर्भाशय के भीतरी स्तर को क्या कहते हैं? तो भाई गर्भाशय हमारा कैसा होता है? देखो, यहाँ पे 3 तरीके की लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये हरी वाली सबसे बाहर की है। ठीक है, इसको हम कहते हैं परिगर्भाशय। फिर सेकंड नंबर पे आती है आपकी मध्य गर्भाशय परत, एंड सबसे अंदर वाली क्या आती है? अंतः गर्भाशय परत, यानी कि एंडोमेट्रियम ये है। ठीक है, ये क्या है आपका? मायोमेट्रियम। और ये क्या है आपका? 3 होती है ना, इसको क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो मैं यहाँ पूछ रही हूँ सबसे भीतर, भीतर यानी कि अंदर वाली। ठीक है, तो अंदर वाली कौन सी है? अंतः गर्भाशय। अंदर वाली क्या है? अंतः गर्भाशय। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। लिखा है ना मैंने यहाँ एंडोमेट्रियम, कहाँ गया? ये रहा एंडोमेट्रियम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे चलो भाई, स्तनियों के ब्लास्टुला को किस नाम से बुलाया जाता है? जो मैमल्स होते हैं, स्तनी मतलब जो मैमल्स होते हैं, हमारे अंदर जो ब्लास्टुला बनता है उसको हम किस और नाम से बुलाते हैं? तो इसको हम कोरक पुटी, है ना, या फिर जो है क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, कोरक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये मैंने बताया था आपको, विडाल। ठीक है, विडाल किया जाता है। क्राय किसे कहते हैं? क्राय जीन जो होता है ना, वो आपका कहाँ से आया है? क्रिस्टल से आया है। ठीक है, तो जिस जीन द्वारा जीव विष कूटबद्ध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्राय कहते हैं।
जीन्स का जो चुनाव होता है वो हम फसल देखकर या फिर जो कीट होता है उसको देखकर निर्धारित करते हैं। ठीक है। मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन किसके अग्नाशय से प्राप्त किया जाता था? हाँ, यानी कि ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है तो उनके लिए हम इंसुलिन लेते हैं, है ना, उनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है, तो वो किसके अग्नाशय से प्राप्त किया जाता है? जानवरों के, जैसे गाय, सूअर, इनके से। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने करी थी? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था, है ना। तो कब हुई थी? फेडरिक मिशर साहब ने की थी 1868 में। फेडरिक मिशर ने की थी 1868 में, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है, राइट। सटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? वृषण में होती है। वृषण किस में होते हैं? नर में होते हैं, ठीक है। एंड ये क्या करती हैं? जो शुक्राणु होते हैं उनको पोषण देने का काम करती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताओ जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताया था। ये भी मैंने बताया था, याद है? तो इनका नाम क्या है? हाँ, एलेक्स ज़ेफिर, ठीक है, 1984 में। यस। चलो नेक्स्ट। अच्छा, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक डॉक्टर लालजी सिंह को माना जाता है, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट ही है। पूछ लेते हैं कि भारत में जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसकी वजह से आया था, है ना, कौन, किसने इंट्रोड्यूस कराया था, किसने इसके ऊपर काम किया था? तो डॉक्टर लाल सिंह, ठीक है, लालजी सिंह, है ना। क्योंकि भाई देखो, विदेशियों को तो हम याद रखते ही हैं, अपने देश वालों को भी याद रखना जरूरी है भाई। जैसे हमारे रामदेव मिश्र साहब हैं, इन्होंने पारिस्थितिकी के बारे में बताया था। हरगोबिंद सिंह जी खुराना है ना। तो इतने सारे जो हमारे इंडियंस हैं उनको भी याद रखना है भाई। हम ठीक है, डार्विन जी को याद रख रहे हैं, मेंडल जी को याद रख रहे हैं, हर्षेन चेस को याद रख रहे हैं, हम सबको याद रख रहे हैं, तो अपने भारतीयों को भी याद रखो कि भारतीय जनक कौन है। हमारे अरस्तु साहब को मत भूलो, है ना। वही जीव विज्ञान के अरस्तु हमारे, है ना। अरस्तु साहब तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गए, पर वो हमारे यहाँ के नहीं है, ठीक है। अरस्तु साहब हमारे यहाँ के नहीं है, बट इम्पोर्टेंट तो वही है हमारे लिए, क्योंकि जीव विज्ञान का ही उन्होंने बताया कि भैया जीव विज्ञान कोई चीज़ होती है। तो वो नहीं आते तो हमें तो पता ही नहीं होता कि जीव विज्ञान भी कोई चीज़ होती है, तो उनको तो भूलना ही नहीं है। मतलब जिसने भी इन्वेंशंस किए ना, सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बेसिकली। बट मैं इसे इतना कहूँगी कि जैसे आप जो है क्या बोलते हैं, अगर हम जो क्या बोलते हैं इंटरनेशनल हम साइंटिस्ट को याद रखते हैं, तो अपने जो है देश के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए, बस इतनी सी चीज़ है। फिर डाउन सिंड्रोम में कुल गुणसूत्रों की संख्या और इसका पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे भाई? लैंगडन डाउन थे, ठीक है, जिनके नाम पे रखा है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले कराया है, इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। समष्टि की विशेषताएं क्या होती है? मृत्यु दर, जन्म दर और लिंग अनुपात, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। सहभोजिता का उदाहरण सहित समझाइए कि सहभोजिता क्या होता है। तो अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुए हैं, यानी कि मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो सहभोजिता का उदाहरण क्या होगा? सहभोजिता, तो सहभोजिता यानी कि जिसको हम कॉमेंसलिज्म कहते हैं, जिसमें दो जीवों के बीच में ऐसा संबंध होता है जब एक जीव को फायदा हो पर दूसरे को ना तो फायदा और ना ही नुकसान, तो सहभोजिता होता है। जैसे कि मवेशी के ऊपर आपने बगुले बैठे देखे होंगे, वेल की पीठ पर, वेल जो होता है, वेल पे बार्निकल्स होते हैं, मैंने क्लास में भी दिखाया बार्निकल्स कैसे। और इंस्टाग्राम पे ना एक रील भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, जिसमें वो दिखा रहे थे कि समुद्र में से वेल फिशेस को निकाल के लाते हैं और फिर उनके ऊपर ये बार्निकल्स लगे होते हैं, बार्निकल्स, उन्हें वो पानी से मार के, है ना, या फिर वो खुरच के निकालते हैं, है ना। शार्क और रेमेरा मछली और घरेलू गौरैया, तो सारे के सारे, ठीक है। फिर जलीय पौधे और मरोद्भिद पौधों को सदोदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो जलीय पौधे क्या होते हैं? ये पौधे जल में अथवा अति आर्द्र भाग में ही विकसित होते हैं। इनका तना प्रायः लंबा और मुलायम होता है, ठीक है, मुलायम, यानी जैसे केले का पेड़ है, ठीक है, तो केला जो है सूखी जगह पे हो ही नहीं पाएगा, उसको अच्छे से वो जगह चाहिए जहाँ पे उसको पानी मिलेगा। और जो उसका तना होता है वो बहुत मुलायम होता है और लंबा होता है,
वरना अगर आप ताड़ का पेड़ देखो तो कितना लंबा होता है, पर उसका तना कितना सख्त होता है ना। फिर मरुद्भिद क्या होते हैं, मरुद्भिद वो होते हैं जो सूखी जगह पे होते हैं। मरुस्थल वाले जो पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मरुद्भिद पौधे कहते हैं। जैसे नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, ठीक है, आर्जेमॉन हो गया। ओके, चलो फिर स्विस चीज़ बनाने में कौन से बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको बनाने में प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमराई का यूज होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया पनीर में मौजूद लैक्टिक एसिड को प्रोपियोनिक एसिड और एसिटिक एसिड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। और ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन का, तो इसी की वजह से जो चीज़ होती है उसका स्वाद आता है ना। एंड साथ साथ ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तभी उसमें छेद होते हैं। फिर एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताओ जहां पर नर और मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ठीक है, तो पुंकेसर में परागकोश, पुंकेसर के परागकोश में नर युग्मकोद्भिद यानी परागकणों का निर्माण होता है। और जो अंडप होता है, अंडप के अंडाशय में स्थित बीजांड में मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश का विकास होता है। ठीक है, इसका डायग्राम बना के बताती हूँ। देखो, अगर मैं एक सिंपल सा ना सबसे पहले एक फ्लावर बनाती हूँ, ठीक है, फिर समझाती हूँ आगे। ये ना आपका 5 नंबर वाले में भी आ जाता है, तो इसीलिए समझ लो। अगर आपको फूल बनाने में दिक्कत होती हो ना, तो ऐसा बना देना, अगर याद नहीं रहता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे नर किस में आते हैं और मादा किस में आते हैं। देखो बहुत सिंपल सा है, ये होता है आपका नर भाग, जिसको आप क्या कहते हो, पुंकेसर। एंड ये क्या है आपका मादा भाग, जिसको आप कहते हो स्त्री केसर। ठीक है, तो अगर मैं मादा भाग बनाती हूँ, देखो पहले ये आपका मादा आ जाएगा, है ना। इसके अंदर क्या होता है, ये बीजांड होता है। ठीक है, ये क्या है, बीजांड है। अब ये जो बीजांड है ना, इसी में ये क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं ऐसे करके। तो यहाँ ये वाली जो होती है, ये होती है अंड कोशिका। ठीक है, ये होती है अंड कोशिका। अब अगर मैं आपको पुंकेसर के बारे में बताती हूँ, ये रहा पुंकेसर। इसको अगर मैं काटूंगी तो ये मुझे कुछ ऐसा नजर आता है। इसके अंदर ये होती है लघु बीजाणुधानी। ठीक है, एंड इसके अंदर क्या होते हैं, इसी के अंदर होते हैं परागकण। ये होता है आपका परागकोश। परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। राइट, तो इतनी चीज आई होप आपको समझ में आ गई है। तो आपका जो नर युग्मक है कहाँ बन रहा है, परागकोश में बन रहा है, या बोलो पुंकेसर में बन रहा है, कि पुंकेसर के परागकोश में आपका जो है परागकण बनते हैं। परागकण क्या होते हैं, आपके पॉलन ग्रेन्स, यानी कि जो आगे चल के नर युग्मक बन जाते हैं। और जो आपका स्त्री केसर होता है, तो स्त्री केसर के बीजांड में क्या होते हैं, अंड कोशिका होती है, जिसे हम मादा युग्मक कहते हैं। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देन आता है सहजीविता क्या होती है। सहजीविता यानी कि सह प्लस जीविता, साथ में रह के जीवन यापन करना। तो दो जीवों का सहचार्य जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, अग्रज या लीडिंग रज्जु किसे कहते हैं, तो देखो दो होते हैं। ये डीएनए है ना, डीएनए आपका ऐसा होता है। ठीक है, तो ये दो रज्जु को ऐसे होते हैं। तो एक होता है क्या इसमें, एक होता है लीडिंग, ठीक है, एक होता है कोडिंग, दो होते हैं। ठीक है, ये होता है कोडिंग, ये होता है लीडिंग। ठीक है, तो डीएनए के जिस स्ट्रैंड का निर्माण सतत संश्लेषण द्वारा होता है उसको हम लीडिंग कहते हैं। हॉटस्पॉट क्या होता है, वो क्षेत्र जहां पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक और उच्च स्थानिकता होती है, हॉटस्पॉट कहलाती है। मतलब कि वो क्षेत्र जहां पर जो जाति है वो क्या है, जाति समृद्धि बहुत ज़्यादा है और उच्च स्थानिकता वाली होती है। तो ये जातियाँ अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती है, एक पर्टिकुलर जगह पे ही ये पाई जाती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे जीव हैं जो सिर्फ कुछ स्थानों पे ही पाए जाते हैं, अलग अलग जगह वो नहीं पाए जाते हैं।
एड्स के विषाणु का नाम लिखो। एड्स का विषाणु क्या है भाई? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ओके। फर्मेंटर या किण्वक किसे कहते हैं? तो भाई व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवियों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। बीटी क्या होता है? या है ना, कैसे निर्मित होता है? बीटी का मतलब क्या होता है? बैसिलस thuringiensis। ठीक है, अब बोले बीटी विष किससे बनता है? तो बैसिलस thuringiensis से बनता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का जीव विष है और किससे बनता है? बैसिलस thuringiensis से, और जिसको हम बीटी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक है भाई? न्यूक्लियोटाइड्स के। कौन सी गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है? मलेरिया, अमीबिता और एस्कैरिस्टा निमोनिया। तो ये होता है आपका एंटीमीबा हिस्टोलिका, ये प्लाज्मोडियम से होता है, ये एस्कैरिस लैम्ब्रिकाइडिस से होता है, और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है। जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से क्या समझते हैं आप? तो ये वो टेक्निक होती है जिसमें सूक्ष्म जीवधारियों और उनसे प्राप्त एंजाइम्स, DNA आदि का उपयोग करके मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद बनाने का हम काम करते हैं। मनुष्य के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आनुवंशिक और रासायनिक इंजीनियरिंग का यूज होता है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग दोनों का ही इसमें इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है ना? ध्यान दे रहे हो ना पढ़ाई पे? हैं क्यों? हाँ जी, डर तो लगता है भाई, सबको डर लगता है एग्जाम में, किसको डर नहीं लगता। जब शायद मैं भी एग्जाम दे रही थी तो मुझे भी डर लग रहा था। अभी आप लोगों को डर लग रहा है तो यकीन मानो उतना ही डर मुझे भी है, उतना ही डर मुझे भी है। मैंने क्या बोला कि एग्जाम देने भले चाहे आप लोग जाओगे, बट अंदर से ना दिल धक 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 मेरा भी होगा। ठीक है ना, कि क्या करके आओगे पता नहीं। अच्छा ही करके आना भाई, नाम रोशन करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की है ना? कौन से सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। और कहाँ से मिलता है ये? पेनिसिलियम नोटेटम से मिलता है, या पी नोटेटम भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, पुनर्योगज DNA का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो आपके हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन ने किया था। विषाणु द्वारा फैलने वाले कोई 4 रोगों के नाम बताओ। तो चेचक, यकृत बी, इन्फ्लुएंजा और खसरा। ठीक है, पुनर्योगज DNA का निर्माण कैसे किया जाता है? तो भाई आनुवंशिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यानी कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी भी इसको कहते हैं। तो इसमें जीन क्लोनिंग एवं जीन स्थानांतरण का उपयोग करके पुनर्योगज DNA का निर्माण करते हैं। देखो बेसिकली सबसे पहली चीज इसमें की क्या जाती है कि ये कोई सेल है ना, इसके अंदर ये क्या है? ये एक DNA है। अब इस DNA के पास क्या गुण है आपको अभी समझ में आ जाएगा। इसके पास गुण है कि ये क्या है? इंसुलिन बना रहा है। अब मुझे ये चाहिए, मैं इसको क्या करूंगी? मैं इसको कोशिका को तोड़ूंगी और इसको, ये जो मेरा वांछित जीन है इसको मैं बाहर ले आऊंगी। इसकी साफ सफाई करेंगे बढ़िया तरीके से, इसकी देख रेख करेंगे, एंड फिर मैं क्या करूंगी? मेरे पास क्या है? एक वाहक है, प्लाज्मिड है। ई कोलाई से मांगा हमने उधार, अब हमने इन दोनों को जोड़ दिया। अब इन दोनों को जोड़ के जो आया, अभी नहीं जोड़ रहे हम, हाँ अभी नहीं जोड़ेंगे, अभी तुम दूर दूर रहो।
यहाँ पे जोड़ देते हैं। चलो ये जोड़ दिया। अब इन दोनों को जोड़ के जो हमारे पास आया है ये क्या है, ठीक है। तो बेसिकली पूरी की पूरी टेक्निक यही है। ठीक है ना। तो पुनर्योगस डीएनए कैसे बनता है कि आपको कोई सा जीन पसंद है, कि अगर मैं कहूँ मुझे ऐश्वर्या राय की आंखें पसंद है, मुझे वो जीन चाहिए कि मेरी आने वाले बच्चों में उसकी बच्चों की आंखें ऐश्वर्या राय जैसी हूँ, तो मैं कहूँगी प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपनी आंखों का जीन दे दो। मैं जीन लेकर आऊँगी, है ना। एंड क्या करूँगी फिर वो जीन, उसका मैं क्या करूँगी, लैब में ले जाएंगे, है ना, उसका पुनर्योगस डीएनए बनाएंगे एंड फिर उसको क्या करेंगे, मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मेरी आंखें तो नहीं बदलेंगी, लेकिन आने वाले बच्चों की आंखें बदल जाएंगी। ठीक है। कभी सोचो कि मैडम की आंखें यूं बदल जाएंगी, नहीं भाई मेरी आंखें नहीं बदलेंगी। ठीक है ना। अरे बाप रे। चलो फिर ट्यूबेक्टोमी को स्पष्ट कीजिए कि क्या होती है ट्यूबेक्टोमी, है ना। तो ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी दो चीज़ें होती हैं। तो ये किस में पाई जाती है, अरे यार इसमें क्या करते हैं, जो अंडवाहिनी होती है ना आपकी, या फिर फैलोपियन ट्यूब कहते हैं जिसको, काटकर बांध देते हैं। ठीक है, कि जिसकी वजह से अंडा तो बनता है पर अंडवाहिनी में नहीं जा पाता। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी क्या होता है। तो और ये क्या है, एक बंध्याकरण की तकनीक है, या बोल सकते हो स्थायी उपचार, जनसंख्या उपचार, जनसंख्या रोकने के लिए। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, आई आई आई, यहां से काट के क्या कर देंगे हम, ठीक है। इतनी चीज सबको क्लियर है ना। तो इससे क्या होता है, इसमें अंडा तो बनेगा यहाँ पे, पर यहां से आगे नहीं जा पाएगा। ओके। किसी व्यक्ति को यौन संचालित रोगों के संपर्क में आने से बचाने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए, कोई दो उपाय बताओ। कि कोई व्यक्ति जिसको यौन संचालित रोग ना हो पाए, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए। पहला तो कॉन्डम का यूज करना चाहिए, ठीक है। दूसरा मल्टीपल पार्टनर से बचना चाहिए। अगर मल्टीपल पार्टनर हैं तो प्रिकॉशन यूज करो, बट नहीं रखना चाहिए मल्टीपल पार्टनर, ठीक है, ये गलत है। चलो पहला, ठीक है। नेक्स्ट, अयो, एक व्यक्ति रेलवे ड्राइवर के पद के लिए प्रार्थना पत्र देता है, किंतु वह रेलवे सिग्नल के रंगों को नहीं पहचान पाता है, क्यों, कारण लिखिए। अब भाई ड्राइवर तो कोई सा भी हो, उसको तीन रंग पहचानने होते हैं, ठीक है। पहला रंग क्या होता है, लाल। दूसरा क्या होता है, हरा, ठीक है। एंड तीसरा जो पीला सा रंग आता है
पीला, ठीक है। लेकिन अभी हमें सिर्फ 2 ही रंगों से मतलब है, लाल और हरा। ये दोनों रंग वो नहीं पहचान पाता, नहीं पहचान पाता। क्यों? क्योंकि उसे क्या है, वर्णांधता। जिसको आप कहते हो कलर ब्लाइंडनेस। तो अगर उसको वर्णांधता है तो सोचो ना, ट्रेन को सिग्नल मिलता है रेड कलर का, ट्रेन को सिग्नल मिलता है ग्रीन कलर का, कैसे पहचानेगा ड्राइवर? पहचान ही नहीं पाएगा, वो तो एक्सीडेंट करवा देगा भाई, है ना, एक्सीडेंट करवा देगा फिर तो वो, ठीक है। मनुष्य के 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखो। मनुष्य में जो 4 अवशेषी अंग हैं उनके नाम क्या क्या हो सकते हैं? आपका क्या बोलते हैं, बाल, पुच्छ कशेरुक, ठीक है, अक्कल दाढ़, ठीक है, और परिशेषिका। ठीक है, ओके। कान भी हो सकते हैं, बाह्य कर्ण, ये भी हो सकता है, ओके। वही तुमल क्या है, हमारे लिए हानिकारक क्यों है भाई? तो वही तुमल क्या होता है, जो आपके जो घर हैं, है ना, घरों से, है ना, और क्या बोलते हैं, उद्योगों से, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, होटल्स, इन सब से जो भी गंदा पानी आता है, ठीक है, प्लस कपड़ा, कागज, प्लास्टिक, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सब क्या है, आपका वहितमल है। हमारे लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे तरीके की बीमारियां फैलाता है। क्या करता है? बीमारी। इसीलिए, ठीक है। कुछ प्रतिजैविक और उनके स्रोत के नाम लिखिए। पेनिसिलिन आपको पेनिसिलिन नोटेटम से मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से मिलता है, क्लोरोमाइसिटिन आपको स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से मिलता है, और टेरामाइसिन आपको स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से मिलता है। ओपरेन क्या है ना, तो ओपरेन क्या है? रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और संरचनात्मक जीन के समूह को हम कहते हैं ओपरेन। जीनी अभियांत्रिकी की क्रियाविधि के विभिन्न पद लिखिए। तो भाई वांछित जीन को सबसे पहले अलग करना, फिर वाहक डीएनए अणु का चयन करना, वांछित जीन को वाहक जीन से जोड़कर पुनर्योजक डीएनए का निर्माण करना, और फिर उसका जो है कॉपीज बनाना, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको वांछित जीन वाला डायग्राम बना के। पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम वो होते हैं, चाहे आप इधर से पढ़ो चाहे इधर से, सेम आते हैं, ठीक है, सेम, जैसे मलयालम, मैडम, ठीक है ना, तो चाहे इधर से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो सेम आएगा। तो ये वर्णों का वो समूह है जिन्हें आगे और पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पे क्या है? सेम ही आता है, ठीक है, मलयालम, ठीक है, ओके। नमन, 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 कनक, कनक, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। एक आवृतबीजी पुष्प के उन अच्छे तो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा देख लो। युग्मकोद्भिद का विकास होता है तो आवृतबीजी पादप एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं।
ठीक है, ये पुष्पी पादप है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररो यानी कि मॉडिफाइड शूट है, ओके, जिसका काम प्रजनन करना होता है। पुष्प में 4 चक्र होते हैं। कौन कौन से 4 चक्र होते हैं एक बार देख लेते हैं। ये देखो, एक फूल का डायग्राम फिर से बना लो, ठीक है ना। ठीक है, ओके। फिर ये आपका फ्लावर हो गया एक, ओके ना। चलो, ये क्या है आपका स्त्री केसर, ये क्या है आपका पुंकेसर, ये क्या है आपका दल, बाह्य दल। ये डायग्राम तो बस अपने दिलो जान में बैठा लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बैठा ही लो, ठीक है। चलो फिर बाह्य दल पुंज क्या होता है आपका, जिसको आप कैलक्स कहते हैं। तो जो बाह्य दल होते हैं ये मिलके क्या करते हैं, आपके बाह्य दल पुंज का निर्माण करते हैं। दल पुंज यानी कि कोरोला, तो जो दल होते हैं वो मिलके इनका निर्माण करते हैं। पुमंग यानी कि एंड्रीशियम, तो जो पुंकेसर होते हैं वो मिलके इनका निर्माण करते हैं। तो जायांग यानी कि गाइनीशियम, जो अंडप होता है वो मिलके यानी स्त्री केसर मिलके इसका निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर पुंकेसर के पराग कोश में क्या होता है, परागकण मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण का निर्माण होता है। परागकण नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। फिर अंडप की बात करते हैं, जिसको आप स्त्री केसर भी कहते हैं। 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और आपका वर्तिकाग्र, ठीक है। अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है। बीजांड के बीजांड काय की गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, एंड जिसकी वजह से अगुणित गुरु बीजाणु से क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद बनता है, ठीक है। और भ्रूण कोश का क्या होता है, यानी एम्ब्रियोसैक का विकास हो जाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट और आता है, जिसको आपको गुरु बीजाणुधानी है ना और लघु बीजाणुधानी में अंतर स्पष्ट करो। ये क्वेश्चन भी आता है भाई, इंपॉर्टेंट है ये, कि इसमें बाह्य त्वचा, मध्य स्तर और टेपिटम होता है। बाह्य और अंत अध्यावरण से बस घिरा हुआ होता है ये। परागकोश मात्र कोशिका से क्या होता है, सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं, जो कि परागकोश के चारों कोनों पर क्या होते हैं, विकसित होते हैं। इसमें क्या होता है, गुरु बीजाणु बनते हैं जो अंडाशय में विकसित होते हैं। सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका के विभाजन द्वारा अनेक परागकणों का निर्माण होता है ना। और यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। यहाँ पे इनके परागकोश के स्फुटन पर परागकण क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं और नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं मादा के वर्तिकाग्र पे जाके। यहाँ पे क्या होता है, भ्रूण कोश बनता है जो मादा युग्मकोद्भिद को क्या करता है, बनाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बनाना है एक 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की क्या बोलते हैं, एक मादा युग्मकोद्भिद बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे आप, सिंपल सा है। कैसा है ये ऐसा है, ठीक है। नाम लिख लेते हैं इनका। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं आपके, प्रतिव्यसांत कोशिका। ये क्या है आपका, ध्रुवीय कोशिका। है ना, ये क्या है आपकी अंड कोशिका। ये डायग्राम आपके बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बोर्ड के लिए भी। एंड ये दोनों है आपकी सहायक कोशिका, ठीक है। तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। लाल वाले क्या हैं, आपके केंद्रक हैं, और ये सफेद वाले क्या है, आपकी कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम है। तो यहाँ पे होता क्या है कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है, जिसके परिवर्धन के समय क्रियाशील गुरु बीजाणु जो होता है प्रथम केंद्रक विभाजन के द्वारा क्या करता है, 2 केंद्रक बनाता है।
ठीक है, 2 में फिर से क्या होगा, विभाजन होगा और 4 बना लेगा। 4 से क्या बनते हैं, ये 8 बनते हैं। अब 8 में क्या होता है, जब 8 बन जाते हैं, 4 इधर और 4 इधर, तो 2 तो बीच की तरफ आते हैं और जो 3 होते हैं ये पीछे की तरफ जाते हैं, पीछे की। तो ये जो 2 होते हैं वो 2 यहाँ आ जाते हैं, ये ऐसे करके बीच में आ गया, 3 इधर और 3 इधर, ये होता है इसमें। ठीक है, फिर बीज पत्राधार और इनमें देख लेते हैं क्या क्या अंतर होता है। सबसे पहले बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक में, इनमें क्या अंतर है कि ये ठीक नीचे होते हैं बीज पत्रों के, या मूलांकर के ठीक ऊपर, ये प्रांकुर के नीचे होते हैं जो बीज पत्रोरिक कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसकी समाप्ति मूल शीर्ष में होती है और इसकी प्रांकुर में होती है। ये 1-1 नंबर में, 1.5-1.5 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रांकुर चोल और मूलांकुर में क्या होता है कि प्रांकुर, स्कूटेलम के प्रांकुर को ढकने वाली खोखली पर्णीय संरचना क्या होती है, प्रांकुर चोल होती है। ये क्या होती है, स्कूटेलम के निचले भाग में मूलांकुर को ढकने वाली जो परत होती है वो मूलांकुर चोल होती है। ये प्रांकुर को ढकती है, ये मूलांकुर को, बस इतना सा लिखना है। आद्यावरण और बीज चोल, आद्यावरण कहाँ पाए जाते हैं, आपके बीजांड में होते हैं, बीज चोल आपके बीज में होंगे, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें बाहरी अध्यावरण, दोनों के, इसके जो बाहर के जो अध्यावरण होते हैं बाहरी अध्यावरण कहलाते हैं, है ना। और ये क्या है, बाहरी कड़ा आवरण बीज चोल कहलाता है, बस दोनों बाहर के ही हैं। परिभ्रूण पोष और फल भित्ति, तो बीजों में उपस्थित शेष बीजांडकाय जो है वो परिभ्रूण पोष हो जाता है और निषेचन के बाद अंडाशय की दीवार से विकसित फल के छिलके से फल भित्ति बन जाती है। स्त्री जनन तंत्र का एक ये नामांकित चित्र है जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बना के बताया था, भाई ये बना लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नर जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वृषण और अंडाशय के बारे में 2-2 कार्य बताने हैं। तो वृषण क्या करता है, सबसे पहला आपका शुक्राणुओं का निर्माण करता है, बस ये याद रख लो, है ना। और दूसरा क्या काम करता है, एक हार्मोन स्रावित करता है, ठीक है। एक ये क्या करता है, हार्मोन स्रावित करता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। और दूसरा कौन सा है, एंड्रोजन, राइट। अंडाशय क्या करता है, फिर से वही चीज, अंडाणु का निर्माण करता है जो मेन इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये क्या करता है आपका, हाँ, हार्मोन बनाता है। कौन कौन से हार्मोन बना रहा है ये, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, बस इतना याद कर लो। ये सिद्ध करने के लिए कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, हर्षे और चेज ने अपने प्रयोग में जीवाणु भोजी पर काम किया था। तो उन्होंने क्या बताया था उन्होंने ये बोला था कि ये जो जीवाणु भोजी है ये क्या काम करता है, ये बैठ जाता है ई कोलाई के ऊपर और जो इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है वो इसके अंदर भेज देता है। अब इसके पास तो अपना ऑलरेडी है, पर ये भी अपना भेज देता है, और ये ई कोलाई सोचता है कि ये तो मेरा ही अपना बच्चा है ना। और ये मतलब, और ये क्या करता है, इसकी प्रतिकृति बना लेता है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फास्फोरस और सल्फर यूज किया था कि इन्होंने 2 जीवाणु भोजी लिए कि एक का जो बाहर का ये आवरण है ना, इसको इन्होंने रेडियो एक्टिव बनाया, और दूसरे का जो इसका आनुवंशिक पदार्थ है उसको रेडियो एक्टिव बनाया। फिर दोनों का जो है क्या बोलते हैं, जो इनका वो है आनुवंशिक पदार्थ, उसको ई कोलाई के अंदर डाला, 2 ई कोलाई में, है ना, दोनों अलग अलग में। तो जहां पे हमने ये बाहर वाला हिस्सा किया था, आवरण जो किया था, वो तो बाहर ही छूट गया ना, ये तो एज इट इज अंदर पहुंच गया। लेकिन जो दूसरा वाला था जिसमें हमने आनुवंशिक पदार्थ को यानी डीएनए को हमने क्या किया था, हमने रेडियो एक्टिव बनाया था, वो जब ई कोलाई के अंदर गया तो वहां पता चला, ओहो ये रेडियो एक्टिव हो चुका है। यानी कि आनुवंशिक पदार्थ ना तो आपका आरएनए है ना प्रोटीन है, ये क्या है, आपका डीएनए है। तो हर्षे एंड चेज का ये प्रयोग था, ठीक है। तो शुक्रजनक नलिका क्या होती है, देखो, शुक्रजनक नलिकाओं से होता है वृषण का जो निर्माण होता है। शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य संयोजी उतक स्थान स्थान पर अंतराली कोशिकाओं के समूह में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, ठीक है। इन्हें लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। और स्रावित नर हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं वो द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित करते हैं, ठीक है। एंड
उल्ब वेदन एक घातक लिंग निर्धारण है, जैसे कि मैंने ये आपको कल वाली क्लास में ये कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो उल्ब वेदन क्या है, एक बार ऊपर से इसको देख लेते हैं कि टेक्निक है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में से एमनियोटिक द्रव्य जो होता है उसका कुछ भाग सिरिंज से निकाल लेते हैं। ये जो लिक्विड होता है, इस लिक्विड के अंदर क्या होता है, जो बच्चा होता है उसकी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। बच्चे की कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में हमें पता है गुणसूत्र होते हैं। तो वो जो गुणसूत्र हम चेक करते हैं, यानी कि क्रोमोसोम हम चेक करते हैं, उससे पता चलता है कि इसमें XY है या XX है। XY होगा तो यानी कि लड़का होगा, XX यानी कि लड़की होगी। तो बेसिकली जो उल्ब वेदन होता है इस पे बैन भी लगाया गया था कि सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीज़ों पे ही आप ये करवा सकते हो, या तो माँ की जान को खतरा हो या बच्चे की जान को खतरा हो, ठीक है, या बच्चे में कोई कमी हो। तो ये माता पिता को समय देता है कि ऐसा कमी वाला बच्चा आपको चाहिए, क्या आप उसे इस दुनिया में लाना चाहते हैं। अगर हाँ तो जिम्मेदारी आपकी है, और नहीं तो आप जो है एबॉर्शन करवा सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ कि ये पता लगाने के लिए कि होने वाला बच्चा अगर लड़की है तो लोग उसको मरवा देते हैं, जिसको हम कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर रोक लगाई गई थी। तो अगर जहाँ पे खतरे की बात आती है वहाँ पे इसको हमने कानूनन स्वीकृति प्रदान की है, बट जहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या की बात आती है तो वहाँ पे डॉक्टर्स के ऊपर भी जुर्माना है और जेल भी है। एंड जो करवाने आते हैं उनके साथ भी वही है कि जुर्माना और जेल दोनों। एंड जो बीच में काम करते हैं, जो ये सब काम करवाते हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा जुर्माना और जेल है, ठीक है। एंड और क्या चीज़ थी हमारे पास इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली, कि एक ये क्वेश्चन आता है कि मेंडल के पृथक्करण का नियम बताइए, कि जो मेंडल का पृथक्करण का नियम है ना, या फिर मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है, इनके बारे में बात करते हैं। तो इनमें क्या आ जाता है आपके, अरे कहाँ चला गया, हाँ, पृथक्करण के नियम। और सबसे पहले अगर मैं प्रभाविता की बात करती हूँ तो हमारे पास एक लंबा पौधा आता है, ठीक है, एक बौना पौधा आता है। तो हमने कहा था ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, प्रभावी। तो यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया, इन दोनों का क्रॉस करा गया, तो हमें जो पहली F1 पीढ़ी आई, F1 पीढ़ी में हमको सब क्या मिले, लंबे मिले, लंबे पौधे, सारे के सारे लंबे पौधे मिल गए थे हमको, ठीक है, सारे के सारे हमको लंबे पौधे मिल गए थे। अब इसमें क्या हुआ था कि ये जो आपकी F1 पीढ़ी थी, यानी कि प्रभाविता का नियम, यानी कि जो प्रभावी होगा वो अपने आप को दर्शाएगा, प्रभाविता का नियम हो गया। पृथक्करण का नियम क्या होता है कि हमने यहाँ से क्या कर लिए हैं, इन दोनों से हमें क्या मिला, इन दोनों से हमें ये मिला, ठीक है, इनका हमने क्या करा दिया, स्वपरागण करा दिया। तो यानी कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, युग्मक पृथक कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, जिसको हम शुद्धता का नियम भी कहते हैं, कि आगे वाली जनरेशन में दो में से सिर्फ एक ही जाता है युग्मक, वो होता है युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। दो अणुओं नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा से बनता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, तीन अणुओं नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। क्षारीय प्रकृति के होते हैं यानी बेसिक होते हैं, ये एसिडिक होते हैं यानी कि अम्लीय होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड के घटक होते हैं, ये न्यूक्लिक अम्ल ऊर्जा वाहक और सह एंजाइम होते हैं, राइट, ओके, हाँ, ओके। और क्या आता है, और क्या आता है आपके पास इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये आता है, जैविक खाद क्या होती है। ये क्वेश्चन देखो कितने तरीके से आता है, कितने तरीके से आता है ये, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा मृदा में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, जो पादप और फसलों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव वो जीव होते हैं जो मृदा की उत्पादन शक्ति बढ़ाते हैं, ये फसल को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाते हैं, जैसे आपका राइजोबियम हो गया, नॉस्टॉक हो गया, ठीक है।
फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया स्वतंत्र जीवी और सहजीवी सूक्ष्मजीव होते हैं जो वायुमंडल से यानी कि आपके एटमॉस्फेयर से क्या करेंगे, नाइट्रोजन को पकड़ेंगे, है ना, और उसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है। एंड जो है सबसे ज्यादा ये आप दलहनी पौधों में देख सकते हैं कि ये पौधों की जड़ें होती है ना, तो यहाँ पे नोड्स के रूप में ऐसे गांठे बना लेते हैं। ठीक है, नोड्स के रूप में। ओके, चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन था जो मैंने देखा था। कहाँ चला गया ये स्वास्थ्य की देखभाल में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के ऊपर बात करनी है। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी की जो है मानव रोगों के उपचार में विशेष योगदान होता है इनका, जैसे कि टीका उत्पादन में, स्टेरॉइड और इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में, गर्भावस्था में रोग की जानकारी, एड्स, बी थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया आदि रोगों को पहचानने में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, हाँ ओके ओके। एक इंटरफेरॉन्स के बारे में जान लो कि इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं। तो इंटरफेरॉन्स कशेरुकी जंतु में विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। यानी कि आपकी बॉडी में कोई वायरस आ जाता है तो ये क्या करती है, कोशिकाएं एक प्रोटीन सीक्रेट करती हैं जिसको हम इंटरफेरॉन कहते हैं। इन कोशिकाओं को विषाणु से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं ये। ठीक है, ये आइजैक और लिंडमैन ने 1957 में इस प्रकार के प्रोटीन का पता लगाया था, है ना। यस, तो बस आज की क्लास में इतना ही था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने ट्राई किया है सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने के लिए। ठीक है, तो यस, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू एंड यस, ऑल दी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देके आइएगा। ठीक है, एंड यस, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, ठीक है, वो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, एंड जब आपके मार्क्स आएंगे तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि किसके कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट, जाइए अच्छे से पेपर देके आइए। टाइम है, कल वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लेना। ठीक है ना, चलिए फिर चलते हैं हम, आप भी जाओ एग्जाम देने। टाटा बाय बाय।